हेलो, स्वागत है आपका क्रिएटिव माइंड यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज हम स्टार्ट करेंगे 11th क्लास का चैप्टर नंबर फर्स्ट सेट। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। 11th क्लास का चैप्टर नंबर फर्स्ट हमारे पास सेट है, उसको देखते हैं कैसे इसके सम को सॉल्व करेंगे। पर उससे पहले थोड़ी सी डेफिनेशन को जान लेते हैं। तो सेट की जो डेफिनेशन होती है, डेफिनेशन अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट का क्या मतलब होता है? देखो, वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि जिसका आंसर है वो पर्सन टू पर्सन चेंज ना करे। जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि आप लोग ये बताओ कि आपके जो विलेज में नंबर ऑफ ट्रीज है, आपके विलेज में नंबर ऑफ ट्रीज है वो कितने हैं। तो जितने भी पर्सन, जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं सबका आंसर डिफरेंट आएगा। तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि जो आंसर है आपका वो डिफरेंट आ रहा है हर बार। तो डिफरेंट आंसर आ रहा है तो ये वेल डिफाइंड नहीं हुआ। देखो, वेल डिफाइंड क्या होगा? जिसका आंसर सेम होगा आप सबका। जैसे मैं आपको बोलूं कि आप लोग को ये बताना है कि जो हमारी कंट्री है इंडिया, इंडिया उसमें टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी है, टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका आंसर बिल्कुल सेम आएगा, वो आएगा 28। तो जो भी हमारे पास एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है उसे हम सेट बोलते हैं। जो हमारे पास वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं होता उसे हम सेट नहीं बोलते हैं। तो जो हमारे पास सेट होता है उसे रिप्रेजेंट करने के लिए टू मेथड्स होते हैं। सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए टू मेथड्स होते हैं। फर्स्ट जो हमारे पास मेथड होता है दैट इज कॉल्ड अ रोस्टर और अ टेबुलर फॉर्म। फर्स्ट हमारे पास होता है रोस्टर और अ टेबुलर फॉर्म। इसमें क्या होता है, देखो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दी है और एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो ऑल द एलिमेंट ऑफ अ सेट आर लिस्टेड, द एलिमेंट आर बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमास एंड आर इनक्लोज्ड विद इन ब्रेसेस। तो इसमें क्या होगा, हमारे पास ब्रेसेस को लेना है और ब्रेसेस में जो भी एलिमेंट है उसको लिख देना है आपको। जैसे मैंने यहाँ पे आपको बोला था कि इंडिया जो हमारी कंट्री है उसमें कितने नंबर ऑफ स्टेट्स हैं, उन स्टेट्स के नाम लिखिए। तो आप सभी स्टेट्स के नाम इसके अंदर लिख दोगे। ब्रेसेस के अंदर जितने भी अब हमारी स्टेट्स के नेम है वो आप यहाँ पे लिख दोगे, तो वो हमारे पास बन जाएगा रोस्टेड फॉर्म। ठीक है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं जो यहाँ पे मैंने जो आपको दी गई है। अगर मैं आपको बोलूँ कि नंबर ऑफ, हमारे पास जो अल्फ़ाबेट होते हैं, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट होते हैं, उसमें कॉन्सोनेंट होते हैं और वॉवल होती है। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि वॉवल को आपको लिखना है, ठीक है, हमारे पास जो सेट है वो वॉवल्स का है। नंबर ऑफ वॉवल्स जो हमारे पास अल्फ़ाबेट है उसको लिखना है। तो आप क्या करोगे, वॉवल्स सारे सभी वॉवल्स को लिख दोगे। आप लिख दोगे ए, ई, आई, ओ एंड यू। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये एक सेट बन जाएगा वॉवल का। ठीक है। तो ये हमारी फॉर्म होगी रोस्टेड फॉर्म। जैसे हम इसके सम करेंगे तो उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा, बट यहाँ पे भी आप क्लियर करने की कोशिश कीजिए। बट इसके बाद जब हम सम करेंगे तो और जो बातें हैं वो क्लियर हो जाएगी। देखिए, एक और एग्जांपल हम लेते हैं। देखो, अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको यहाँ पे एक सेट बनाना है और वो सेट होना चाहिए टू का मल्टीपल, वो टू का मल्टीपल होना चाहिए और उसकी जो वैल्यू है वो 15 से नीचे होनी चाहिए, लेस देन 15 होनी चाहिए। टू का टेबल और लेस देन 15, ठीक है, मल्टीपल ऑफ टू। और इट इज़ अ नेचुरल नंबर है। तो आप क्या करोगे, टू लिखोगे, फिर उसके बाद फोर लिखोगे, उसके बाद आप सिक्स लिखोगे, उसके बाद आप एट लिखोगे, फिर 10 लिखोगे, 12 लिखोगे, फिर 14 लिखोगे, उसके बाद 16 नहीं लिखोगे क्योंकि लेस देन 15 बोला है। तो यहाँ तक ये क्या हो जाएगा, हमारा एक सेट बन जाएगा। दिस जो हमारी फॉर्म है जैसे हमने रिप्रेजेंट किया है, दिस फॉर्म इज कॉल्ड अ रोस्टेड फॉर्म और अ टेबुलर फॉर्म। ठीक है। टेबुलर फॉर्म में डेटा को सिंपली लिख दिया जाता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको याद रखना है वो ये चीज़ है कि इसमें कोई भी जो एलिमेंट होगा वो रिपीट नहीं करेगा। इसमें कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करना चाहिए। ठीक है। जैसे टू यहाँ पे एक बार मैंने यूज़ कर लिया तो कभी भी दोबारा मैं यहाँ पे टू यूज़ नहीं करूँगा। 12 टू आएगा, 12 इज अ डिफरेंट थिंग, मतलब टू को यूज़ नहीं करना है हमें। ठीक है। जैसे फोर यूज़ कर लिया तो फोर दोबारा यूज़ नहीं होगा। जैसे यहाँ पे मैंने ए यूज़ किया था वॉवल में, तो ए दोबारा यूज़ नहीं कर सकता मैं रोस्टेड फॉर्म में। ठीक है। तो ये चीज़ याद रखें। जैसे मैंने लेट किए, मैंने ट्री लिखा और ट्री में मैंने बोला कि आप ट्री में से इसके जो अल्फ़ाबेट्स है उसकी रोस्टेड फॉर्म लिखो, उसकी रोस्टेड फॉर्म लिखो। अभी यहाँ पे टी है, उसके बाद यहाँ पे मेरे पास आर है, उसके पास यहाँ पे मेरे पास ई है, लेकिन ई के बाद दोबारा जो ई आ रहा है वो रिपीट हो रहा है तो मैं नहीं लिखूंगा। तो मेरी जो रोस्टेड फॉर्म होगी एलिमेंट की ट्री की वो टी आर ई ही होगी। ठीक है।
उसके बाद जो सेकंड रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म होती है दैट इज कॉल्ड अ सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होगा, इसकी अगर डेफिनेशन देखें, ऑल द एलिमेंट सेट पॉजेस अ सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी विच इज नॉट पॉज्ड बाय एनी एलिमेंट आउटसाइड दिस सेट। तो इसका क्या मतलब है कि आपके पास जितने भी सेट में एलिमेंट होंगे उसकी कॉमन प्रॉपर्टी होनी चाहिए और कोई भी एलिमेंट उस सेट से बाहर नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल ली थी, ये आपको दिया था, मैंने बोला था कि आपको 2 के मल्टीपल लिखने हैं, ये जो हमारे पास नेचुरल नंबर है और 15 से लेस देन है, तो हमने क्या उसकी रोस्टेड फॉर्म लिखी थी, तो वो हमारे पास बनी थी 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14। तो इसको अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है ये देखिए। सबसे पहले हमें इसको देखो, जब हम जो हमारा सेट है इसको डेटे को रिप्रेजेंट करते हैं तो सबसे पहले हमें इसे नेम देना। जैसे मैंने ए दिया था पहले, कोई भी नाम दे दीजिए, बी दे सकते हैं आप, इसको सी दे सकते हैं, कैपिटल में डिजिट में देना होता है। तो लेट कीजिए ये मेरे पास बी था। अब इस बी को अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, देखो सबसे पहले मुझे वेरिएबल लिखना होगा, वेरिएबल में एक्स ले लेता हूँ, ठीक है। अब इसे डिफाइन करना होगा कि ये जो मेरे पास डेटा है इसे डिफाइन कैसे करूँगा। डिफाइन कैसे करूँगा, मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल ऑफ x इज अ मल्टीपल ऑफ 2 एंड ऑल्सो जो हमारे पास x की वैल्यू, अगर मल्टीपल ऑफ 2 लिख देंगे तो बहुत वैल्यू आ जाएंगी। इसमें जो वैल्यूज होगी वो 14 से आगे भी 16, 18, 20, 22 वो भी आएगी। साथ में मैं लिख दूंगा यहाँ पे सच दैट x लेस देन 40, आप ऐसे लिख सकते हो। अगर आप ऐसे लिखना चाहते हो तो मतलब एक और तरीका भी होता है इसको। जैसे मैंने वेरिएबल x लिखा और उसके बाद मैं लिख सकता हूँ कि जो मेरे पास x है वो क्या है, 2n है। 2n मतलब n की वैल्यू कोई भी आ सकती है, लेकिन n को मैं डिफाइन कर दूंगा यहाँ पे, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n की जो वैल्यू है दैट इज अ लेस देन 7। n की वैल्यू जो मेरे पास है दैट इज अ लेस देन 7 से वो छोटी है, ठीक है। आप इसे किसी भी तरीके से डिफाइन कर सकते हो। जब हम सम करेंगे तो आपको वो चीज़ जो सेट बिल्डर फॉर्म है वो अच्छी तरह क्लियर हो जाएगी। जैसे यहाँ पे मैंने वॉवल की एग्जांपल ली थी और वॉवल को अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म में यहाँ पे लिखना चाहता हूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, वेरिएबल x लिखेंगे और उसके बाद हमारे पास इसको डिफाइन करेंगे, x इज अ वॉवल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो x हमारे पास वॉवल है जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में है। तो देखते आगे। सम को स्टार्ट करने से पहले आपको ये हमारे पास जो डेटा दिया गया है इसको देखना होगा। इसमें क्या है कि हमारे पास जो हमारे पास यूज़ किए जाएंगे, जैसे हमारे पास नंबर यूज़ किए जाएंगे तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास उनकी फुल कलेक्शन को, सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास ये अल्फ़ाबेट होते हैं। इसका क्या मतलब होता है, जैसे हमारे पास n होता है, n का मतलब होता है नेचुरल नंबर, ठीक है। ये जो चीज़ आपने 10th क्लास में पढ़ी हुई है लेकिन उसको मैं थोड़ा सा रिवाइज करवाना चाहता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। z का मतलब होता है इंटीजर, इंटीजर मतलब नेगेटिव वैल्यू भी इसमें इंक्लूड हो जाती है। एंड जो हमारे पास नेचुरल नंबर होता है इसमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू यूज़ होती है। और q जो हमारे पास होता है इसका मतलब होता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर मतलब जो हमारे पास फ्रैक्शन में नंबर होंगे वो भी आ जाएंगे। r का मतलब रियल नंबर, मतलब इमेजिनरी नंबर को छोड़कर जितने भी बाकी नंबर है वो हमारे पास रियल नंबर होते हैं और वो उसकी हम वैल्यू ले सकते हैं। z के ऊपर अगर हम पॉजिटिव का साइन डाल दें तो हमारे पास जितने भी इंटीजर है वो इंटीजर में से सिर्फ पॉजिटिव नंबर, और अगर हम q के ऊपर प्लस ऐड कर दें तो इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारे पास रैशनल नंबर है उन रैशनल नंबर में से सिर्फ पॉजिटिव नंबर हमको लेना है। और अगर हम r के ऊपर प्लस डाल दें तो उसका मतलब होता है कि रियल नंबर में से हमें सिर्फ पॉजिटिव नंबर को लेना है। तो इसको भी क्लियर करते जाएंगे साथ में, कोई बात नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर अ सेट, इसमें से कौन सा हमारे पास सेट है वो आपको बताना है। देखो सेट की जब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी तो डेफिनेशन में क्या लिखा था, सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड होना चाहिए हमारे पास, मतलब जितने भी बच्चे इसको देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनका आंसर उस स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद सेम आना चाहिए, तो वो हमारे पास एक वेल डिफाइंड डेटा होता है। तो यहाँ पे आप देखिए जो मेरे पास फर्स्ट दिया हुआ है, फर्स्ट में मेरे पास क्या लिखा हुआ है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ, the collection of all month of a year beginning with letter J। तो मंथ जो हमारा होता है और जो हमारे मंथ्स होते हैं एक 1 ईयर में वो 12 मंथ होते हैं, वो तो फिक्स होते हैं, लेकिन उनका नेम है वो भी फिक्स है। और उन नेम में से आपके पास कौन से मंथ के नेम जे से स्टार्ट होते हैं, तो वो हमें पता है कि 3 मंथ होते हैं हमारे पास। जनवरी होता है, हमारे पास जून होता है और हमारे पास
जुलाई होता है। तो ये 3 मंथ है और जिनका जो नेम है वो जे से स्टार्ट होता है। इट मीन्स क्या हुआ कि जितने भी बच्चे उनका आंसर सेम आएगा तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डेटा है, सो दैट इट इज़ अ सेट। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास सेट होगा। द कलेक्शन ऑफ अ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया, इंडिया के मोस्ट टैलेंटेड राइटर के बारे में आपको लिखना है। तो मोस्ट टैलेंटेड राइटर जो होंगे वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेंगे, किसी पर्सन को कोई और राइटर लगेगा जो बढ़िया है, किसी पर्सन को कोई और लगेगा। तो इट मीन्स ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, तो ये हमारे पास सेट नहीं है। टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में, हमारे वर्ल्ड में अगर हम बेस्ट क्रिकेटर को सिलेक्ट करें, 11 क्रिकेटर को सिलेक्ट करें तो वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, ठीक है, सेम नहीं होगा सभी का। तो ये भी वेल डिफाइंड सेट नहीं है। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास, आपकी क्लास में नंबर ऑफ बॉयज़ है वो कितने हैं। देखो यहाँ पे आंसर आप अगर आप बोलोगे तो डिफरेंट आएगा। देखो मेरे पास ये स्कूल है और स्कूल में एक क्लास है आपकी +1 की क्लास या 10th की क्लास, उसमें जितने नंबर ऑफ बॉयज़ हैं वो तो सेम रहेंगे ना। आपकी क्लास में नंबर ऑफ बॉयज़ तो सेम रहेंगे, वो कभी चेंज नहीं होंगे। मतलब जितने नंबर ऑफ बॉयज़ आपकी क्लास में उतने ही रहेंगे, ठीक है, तो वो फिक्स है। तो इट मीन्स कि ये हमारे पास जो सेट है, क्योंकि ये अपने को वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डेटा है। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, 100 से लेस देन नेचुरल नंबर कितने होंगे, ठीक है, 100 से लेस देन जो हमारे नेचुरल नंबर होंगे वो क्या होंगे, 1 से लेके 99 तक होंगे। तो 1 से 99 तक एक वेल डिफाइंड है, सभी का आंसर 1 से लेकर 99 आएगा। तो इट मीन्स इट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डेटा, इट इज़ अ सेट। अ कलेक्शन ऑफ अ नॉवल रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा जो नॉवेल्स लिखे गए हैं उनका सेट क्या होगा। देखो मुंशी प्रेमचंद ने जो नॉवल लिखे हैं ये तो नहीं है कि वो वेरी करेंगे स्टेट टू स्टेट, ये तो नहीं होगा कि पंजाब में जो बच्चे उनके नंबर ऑफ वॉवल्स अलग होंगे, जो हरियाणा में उसके नंबर ऑफ वॉवल्स अलग होंगे, जो बंगाल में उनके नंबर ऑफ वॉवल्स अलग होंगे, ये तो नहीं है ना। मतलब जितने भी नंबर ऑफ वॉवल्स उन्होंने लिखे नॉवेल्स लिखे हुए हैं वो सभी सेम होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हमारे पास सेट है, क्योंकि नॉवेल्स जो मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखे होंगे वो नॉवेल्स की जो नंबर होगा वो एक डेफिनेट नंबर होगा, वो एक फिक्स नंबर होगा, वो कांस्टेंट नंबर होगा। नेक्स्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल द इवन इंटीजर, इवन इंटीजर का जो कलेक्शन होगा देखो इंटीजर क्या होता है, इंटीजर को हम z से रिप्रेजेंट करते हैं, या याद रखना इंटीजर की वैल्यू देखिए -4 हो गया, -2 हो गया, ठीक है, उसके बाद हमारे पास 2 हो गया, उसके बाद 4 हो गया, उसके बाद 6 हो गया, जब कंटिन्यू जितना भी हमारे पास नंबर आएगा। तो एक वेल डिफाइंड है, मतलब हमें पता है कि इवन नंबर इवन इंटीजर ही आएंगे, ऑल इवन इंटीजर आएंगे, तो एक वेल डिफाइंड डेटा है। तो ये हमारे पास क्या होगा, एक सेट होगा। कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन योर चैप्टर, आपके चैप्टर में जो क्वेश्चंस हैं उनका कलेक्शन क्या वो सेट है या नहीं है। देखिए आपका चैप्टर है, लेट कर कीजिए कि मेरे पास चैप्टर नंबर फर्स्ट है, चैप्टर नंबर मेरे पास फर्स्ट है और उसके जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो फिक्स होंगे या वेरी करेंगे, वो फिक्स ही होंगे, ठीक है। वो अलग बात है कि जो स्टूडेंट है वो स्टेट टू स्टेट वेरी करेगा, उसकी बुक चेंज होगी, वो चीज़ हम नहीं यहाँ पे कंसिडर करेंगे। अगर सभी की बुक सेम है और सभी का चैप्टर फर्स्ट है तो उस फर्स्ट चैप्टर में से आपके जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे वो सेम होंगे, ठीक है। तो इट इज़ अ वेल डिफाइंड डेटा, तो ये हमारे पास सेट होगा। अ कलेक्शन ऑफ अ मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड, देखो मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड जो होंगे उनका जो कलेक्शन होगा वो वेरी करता रहेगा। किसी पर्सन को कोई जो एनिमल है वो डेंजरस लग सकता है, किसी को नहीं लग सकता, ठीक है। तो उस अगर हम देखें तो ये एक वेल डिफाइंड डेटा नहीं है, तो ये हमारे पास सेट नहीं होगा। तो आपने यहाँ पे देखा कि जैसे जो हमारे पास एक वेल डिफाइंड डेटा होता है, तो वेल डिफाइंड डेटा जो होता है उसे हम सेट बोलते हैं, जो वेल डिफाइंड डेटा नहीं होता उसे हम सेट नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास का फर्स्ट क्वेश्चन था जिसे हमने सॉल्व कर लिया। इसके बाद सेकंड देखते हैं। देखिए इसे सॉल्व करने से पहले आपको दो चीज़ें मैं थोड़ा बताना चाहूँगा। एक जो सिंबल यहाँ पे दिए गए हैं, देखो जो हमारे पास सिंबल दिया होता है ना, इस सिंबल का मतलब होता है बिलोंग्स टू, इस सिंबल का मतलब होता है बिलोंग्स टू। और जो हमारे पास सिंबल में से अगर हम एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दे तो उसका मतलब होता है नॉट बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू। तो बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू इसमें क्या होगा, देखिए कि हमारे पास एक सेट है, लेट कर लीजिए कि मेरे पास यहाँ पे सेट है, सेट में क्या है कि नंबर ऑफ जो हमारे पास कलेक्शन ऑफ इंडियन स्टेट्स है, इंडिया की जितनी भी स्टेट्स हैं उनकी कलेक्शन है, इंडियन स्टेट्स, हमारे पास यहाँ पे इंडिया की स्टेट्स हैं और उनकी फुल कलेक्शन है, ठीक है।
अगर यहाँ पे मैं पंजाब लिखूँ, अगर यहाँ पे मैं पंजाब लिखूँ, तो पंजाब क्या है, जो मेरे पास पंजाब है वो बिलोंग कर रहा है ए को, क्योंकि पंजाब तो इंडिया की स्टेट है, तो वो बिलोंग करेगा। इट मीन्स कि पंजाब बिलोंग्स टू ए। अगर यहाँ पे मैं न्यूयॉर्क लिखूँ, अगर यहाँ पे न्यूयॉर्क लिखूँ, तो वो क्या, न्यूयॉर्क जो है क्या वो इंडिया की स्टेट है, नहीं है, तो वो क्या करेगा, ए सेट को बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, तो अगर हम ये सिंबल यूज़ करेंगे तो इट मीन्स कि वो एलिमेंट जिस एलिमेंट के साथ हम यूज़ करेंगे वो आपके सेट में होना चाहिए, मौजूद होना चाहिए। अगर ये सिंबल यूज़ करेंगे तो इट मीन्स कि जो एलिमेंट है वो सेट को बिलोंग नहीं करना चाहिए। जैसे यहाँ पे मेरे पास सेट है, सेट में एक एलिमेंट है 1 2 3 4 5 एंड 6, तो यहाँ पे 5 इन्होंने दिया हुआ है, क्या 5 जो हमारा सेट है उसमें है, तो इट मीन्स 5 बिलोंग्स टू ए, सेट ए। 8 है इसमें, 8 नहीं है, तो इट मीन्स इट नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। 0 नहीं बिलोंग करेगा, उसके बाद 4 वो बिलोंग करेगा, उसके बाद 2 वो भी बिलोंग करेगा, 10 वो नहीं बिलोंग करेगा। तो बिलोंग टू एंड नॉट बिलोंग टू के बारे में आपने देख लिया कि अगर हमारे पास सेट में एलिमेंट प्रेजेंट है तो बिलोंग टू लिखना है, अगर नहीं प्रेजेंट है तो नॉट बिलोंग टू लिखना है। नेक्स्ट देखिए, राइट द फॉलोइंग इन सेट इन अ रोस्टेड फॉर्म। तो यहाँ पे आपको जो डेटा दिया गया है वो आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया, आपको इसकी रोस्टेड फॉर्म लिखनी है, आपको इसकी टेबुलर फॉर्म में डेटा को लिखना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या है, देखिए यहाँ पे हमारे पास ए दिया गया है, इसको लिखा है एक्स, एक्स इज एन इंटीजर एंड -3 लेस देन 7। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, सबसे पहले तो बोला एक्स इज एन इंटीजर, एक्स इज एन इंटीजर, इंटीजर के बारे में अपने 10th क्लास में पढ़ा, उसे जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स हमारे पास एक इंटीजर है, इंटीजर है तो इसकी वैल्यू नेगेटिव में भी होगी और पॉजिटिव में भी होगी। ठीक है, बट इसकी वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं होगी। और जो हमारे पास x है दैट इज अ ग्रेटर देन और इज इक्वल टू -3। इट मीन्स कि जो हमारे पास x की वैल्यू होगी वो -3 और -3 से बड़ी होगी। तो -3 और -3 से बड़ी वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, -3 से अगर बड़ी वैल्यू देखिए -2, उसके बाद हमारे पास -1, उसके बाद हमारे पास 0, उसके बाद 1, उसके बाद 2 3 4, सिमिलरली मेरे पास 5 6 7 8 एंड सो ऑन, ये ऐसी आती है। ठीक है, लेकिन साथ में एक और कंडीशन दी गई है, x इज अ लेस देन 7, x है जो 7 से लेस देन है, तो इट मीन्स कि 7 तो नहीं आएगा, 8 भी नहीं आएगा, इसके बाद की जितनी भी वैल्यू होगी वो कैंसिल आउट हो जाएगी। तो अगर हम a का सेट यहाँ पे बनाने की कोशिश करें तो मेरे पास आंसर आएगा -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 और 6। देखो इस साइन को आपको ध्यान से देखना है, लेस देन और इज इक्वल टू का साइन है, इज इक्वल टू साथ में है, तो इसलिए हम -3 को कंसीडर करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास सिर्फ लेस देन का साइन है, तो 7 से जो लेस देन होता है वो 6 होता है। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास जो वैल्यू हो वो 6 तक की होगी, 7 नहीं इंक्लूड होगा। आगे देखिए सेट बी, x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। x जो हमारे पास नेचुरल नंबर है, और सबसे पहले तो नेचुरल नंबर देखिए, नेचुरल नंबर को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। नेचुरल नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन। ठीक है, अप टू इन्फिनिटी। तो जो नेचुरल नंबर है वो मेरे पास 1 से स्टार्ट होंगे, लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है, नेचुरल नंबर तो x है लेकिन लेस देन 6 है, लेस देन 6 है, तो 6 से लेस देन है तो 6 तो इंक्लूड नहीं होगा, 7 भी नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, और इसके बाद के नंबर भी नहीं होंगे। तो इट मीन्स कि जो मेरे पास बी सेट होगा वो क्या होगा, मेरे पास 1 2 3 4 और 5, क्योंकि जो नंबर जो कंडीशन दी गई है उस कंडीशन को फुलफिल करना होता है। ठीक है, नेचुरल नंबर तो हमारे पास बहुत होंगे, लेकिन नेचुरल नंबर में भी लेस देन 6 होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, x is a 2-digit natural number such that the sum of its digit is 8। तो देखिए यहाँ पे x is a 2-digit natural number such that sum of its digit is 8। तो यहाँ पे हमारे पास 2-digit नंबर होना चाहिए और उसका जो सम है वो 8 होना चाहिए। ठीक है, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है। सबसे पहले तो नेचुरल नंबर को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, n को रिप्रेजेंट करते हैं, उसके नंबर को हम लिख लेते हैं। देखिए मेरे पास 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3 4 5 6 7 8 9 एंड अप टू सो ऑन। अब 2-digit नंबर है, 2-digit नंबर है सच दैट द सम ऑफ डिजिट इज 8, जो डिजिट है उसका सम 8 होना चाहिए। अब देखिए
अगर मैं 1 में 7 ऐड करूँ तो उसका सम 8 होता है। ठीक है, इस यहाँ पे मेरे पास 2 नंबर आएंगे, 2 नंबर आएंगे, कौन से नंबर, एक तो मेरे पास आएगा 17, एक आएगा 71। ओके, अगर मैं 2 में 6 ऐड करूँ तो वो मेरे पास 8 होता है। तो यहाँ से मेरे पास 2 नंबर आएंगे, एक तो मेरे पास आएगा 26, दूसरा मेरे पास आएगा 62। ठीक है, दोनों का सम 8 होता है। अगर मैं 3 में 5 ऐड करूँ तो वो मेरे पास आएगा 8। तो इस यहाँ से मेरे पास 2 नंबर आएंगे, एक तो मेरे पास आएगा 35 और दूसरा मेरे पास आएगा 53। अगर मैं 4 में 4 ऐड करता हूँ तो वो भी मेरे पास 8 होता है। यहाँ से मेरे पास सिर्फ एक नंबर ही आएगा 44। ठीक है, और इसके बाद अगर मैं 5 में 3 ऐड करूँगा तो वो भी मेरे पास 8 होगा। और यहाँ से अगर मैं देखूँ तो वो मेरे पास नंबर आएगा 53 और 35। लेकिन यहाँ पे आपने ध्यान से देखा होगा कि मैंने 53 और 35 पहले ही लिखा हुआ है, तो ये रिपीट कर रहा है। इट मीन्स कि इसको हम नहीं इंक्लूड करेंगे, क्योंकि जब भी हम रोस्टेड फॉर्म लिखते हैं तो किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करना होता है, तो इसके बाद के एलिमेंट चेक करने की जरूरत नहीं है मुझे। तो इट मीन्स कि जो मेरा आंसर आएगा, जो मेरी रोस्टेड फॉर्म बनेगी वो क्या होगी, उसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे ये देखिए। उसमें आएगा 17, 26, 35, 44, 53, 62 एंड 71। और यहाँ पे एक बात और आपको ध्यान रखना है, वो ये है कि यहाँ पे जो मैंने डेटा लिखा हुआ है, मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया यहाँ पे, तो इसमें कोई कंपल्शन नहीं होती है कि आपको जो डेटा है वो किसी भी पैटर्न में लिखना होता है। ठीक है, जो हमारे पास रोस्टेड फॉर्म होती है डेटा, आप उसको किसी भी फॉर्म में लिख सकते हो। ये जरूरी नहीं होता कि आपको जो डेटा है वो एक पैटर्न में ही लिखना होगा। ठीक है, तो किसी भी फॉर्म में आप यहाँ पे डेटा को लिख सकते हैं। डी है यहाँ पे, जो अगर आप देख सकते हो यहाँ पे डी, तो डी में यहाँ पे लिखा हुआ है द प्राइम नंबर विच इज अ डिवीजर ऑफ अ 60 का डिवीजर होना चाहिए हमारे पास प्राइम नंबर। ठीक है, अब सबसे पहले तो हमें प्राइम नंबर पता होना चाहिए। ठीक है, प्राइम नंबर क्या होंगे, उसके बाद जो उसका डिवीजर पता होना चाहिए। ठीक है, उसका डिवीजर क्या है, तो ये आप खुद सॉल्व करना। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ उसमें से। देखिए यहाँ पे मेरे पास प्राइम नंबर विच इज अ डिवीजर ऑफ अ 60। सबसे पहले तो प्राइम नंबर की जो हमारे पास 60 है, 60 के टोटल नंबर्स फाइंड आउट कर लीजिए जो इसके मल्टीपल है। जैसे 1 से 60 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 60 आएगा। उसके बाद अगर हम 2 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी मेरे पास 60 आएगा। अगर मैं 3 को 20 से मल्टीप्लाई करूँगा तो भी मेरे पास 60 आएगा। 4 को 15 से मल्टीप्लाई करूँगा तो भी मेरे पास 60 आएगा। ओके उसके बाद अगर मैं 5 को 12 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 60 आएगा। उसके बाद 6 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास 60 आएगा। ठीक है, उसके बाद 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 9 से नहीं होगा, 10 से रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। इट मीन्स कि ये मेरे पास नंबर आ गया जिससे 60 के डिवीज़र है, ये 60 के डिवीज़र है टोटल मेरे पास। ठीक है, अभी इनमें से मुझे प्राइम नंबर को फाइंड आउट करना है। प्राइम नंबर क्या है, इसमें से 2 प्राइम नंबर होगा, 1 प्राइम नंबर नहीं होता। ठीक है, याद रखना 2 प्राइम नंबर होगा, यहाँ पे 3 प्राइम नंबर होगा, यहाँ पे मेरे पास 5 प्राइम नंबर होगा। 60, 30, 20, 15, 12 और जो 10 है ये मेरे पास प्राइम नंबर नहीं होते हैं। 6 मेरे पास प्राइम नंबर नहीं होता है, तो जो मेरे पास यहाँ पे प्राइम नंबर है वही मेरा आंसर होगा। तो इट मीन्स के 1, 2, 3 एंड 5 जो यहाँ पे है वो मेरा आंसर होगा। ठीक है, तो सिंपल था। ऐसे देखिए जब हम सम को करते हैं तो ध्यान से अगर आप देखोगे तो उसमें होगा कुछ नहीं, बट सिंपली आपको थोड़ी स्टेटमेंट में अगर समझ लग जाती है तो उसके बाद सम बहुत ईजी हो जाता है। सेट ऑफ ऑल लेटर इन दी वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, अभी मैंने पहले आपको बता दिया था ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी आपको यहाँ पे अल्फ़ाबेट दिख रहे हैं, ठीक है, आपको सेट में वही लिखने हैं। बस ये बात है कि रिपीट नहीं करना। जैसे हमारे पास फर्स्ट टी आ गया, उसके बाद हमारे पास आर आ गया, उसके बाद आई आ गया, ठीक है, उसके बाद हमारे पास जी, उसके बाद ओ, उसके बाद एन आ गया, एन के बाद ओ देखिए फिर रिपीट कर रहा है तो हम दोबारा उसको नहीं लिखेंगे। ठीक है, एम लिख देंगे, उसके बाद ई लिखेंगे। ठीक है, ई के बाद हमारे पास टी दोबारा फिर रिपीट कर रहा है तो टी फिर नहीं लिखेंगे, आर फिर रिपीट कर रहा है नहीं लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे वाई। तो जब भी आपको सेट ऑफ ऑल लेटर बोला गया है ट्रिग्नोमेट्री में, तो उसमें से आपको जो वर्ड है सभी के सभी जो अल्फ़ाबेट है सभी के सभी अल्फ़ाबेट आपको लिखने हैं। लेकिन ध्यान ये रखना है कि आपको कोई भी जो अल्फ़ाबेट है वो रिपीट नहीं करना है। सिमिलरली आप बैटर में से लिखेंगे, बैटर में से आपका जो अगर सेट बनाए, अगर बैटर का सेट बनाए तो क्या बनेगा, हमारे पास बी आएगा, उसके बाद हमारे पास ई आएगा, उसके बाद टी आएगा, उसके बाद सेकंड टी रिपीट हो रहा है तो नहीं लिखेंगे, ई भी रिपीट हो रहा है नहीं लिखेंगे, और हम यहाँ पे सिर्फ आर लिखेंगे। तो हमारा जो सेट होगा आपका वो होगा बी ई टी आर। ठीक है, तो ये जो जितने भी सम थे वो हमने सॉल्व कर लिए हैं रोस्टेड फॉर्म में। इसके बाद हम सेट बिल्डर फॉर्म देखते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म को हम कैसे लिखेंगे।
देखो रोस्टेड फॉर्म को लिखना बहुत इजी होता है, लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म में थोड़ा सा आपको एक लॉजिक देखना होता है कि जो मेरे पास डेटा दिया गया है उसमें से कॉमन क्या, उसकी कॉमन प्रॉपर्टीज़ क्या आ रही हैं। अगर आपको उसकी कॉमन प्रॉपर्टीज़ पता चल जाता है तो बहुत ईजी हो जाता है सेट बिल्डर फॉर्म को लिखना। अगर उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आएगी तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, बट ईजी होता है। देखिए अगर मैं यहाँ पे देखूँ, ये मेरे पास लिखा है 3, उसके बाद लिखा है 6, उसके बाद 9, उसके बाद 12। ठीक है, ये मेरे पास 3 नंबर दिए गए हैं। ये मेरे पास सेट लेट कर लीजिए, ये मेरे पास सेट ए है। ठीक है, अब सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम ये है कि मुझे ये फाइंड आउट करना है कि इन डेटा, जो मेरे पास डेटा दिया गया है, इसमें कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, सभी में कॉमन क्या है। अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये देखिए 3 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 3 आएगा। अगर मैं 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 6 आएगा। अगर मैं 3 को 3 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 9 आएगा। और सिमिलरली अगर मैं 3 को 4 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 12 आएगा। तो यहाँ से मुझे एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि जो मेरे पास डेटा दिया गया है वो 3 का मल्टीपल है, वो 3 का मल्टीपल है। अगर 3 का मल्टीपल है तो उसको लिखना इजी हो जाएगा। तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ ऐसे, ए जो जितना भी डेटा दिया गया है इसको मैं क्या लिखूंगा, वेरिएबल एक्स लिख दूंगा। और उसके बाद लिखूंगा एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3 एंड x इज लेस देन 15, x इज लेस देन 15 से लेस देन है। ठीक है, 15 से लेस देन। आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो लेस देन इज इक्वल टू 12। ठीक है, ये कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। लेकिन यहाँ पे मैंने एक सिंपल लाइन लिख दी, x इज अ नेचुरल नंबर एंड अ मल्टीपल ऑफ 3 एंड x इज अ लेस देन 15 और x इज अ लेस देन इज इक्वल टू 12। देखो अगर मैं थोड़ा प्रोफेशनली, अगर मैं थोड़ा सा इसे थोड़ा बढ़िया तरीके से लिखना चाहता हूँ तो मैं ये ऐसे लिख सकता हूँ, जो मेरे पास x है वो एक वेरिएबल है। ठीक है, तो x को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x इज इक्वल टू 3n। ठीक है, n की वैल्यू देखिए यहाँ पे x, यहाँ पे 3 है मेरे पास 1 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर 3 था ये मेरे पास 2 से मल्टीप्लाई हुआ, जो 3 था ये 3 से मल्टीप्लाई हुआ, ये 3 है यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई हुआ। मतलब 3 तो फिक्स है, उसके बाद जो मल्टीप्लिकेशन है जैसे n से है वो चेंज होता रहता है, हर बार चेंज होता रहता है। तो मैं यहाँ पे 3n लिख सकता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि जो मेरा n है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। नेचुरल नंबर मतलब इसकी वैल्यू पॉजिटिव में होगी, नेगेटिव में इसकी वैल्यू नहीं होगी। साथ में मैं ये लिख दूंगा कि जो मेरे पास n है, जो मेरे पास n है वो 1 से लेके 4 तक है, उसकी वैल्यू 1 से लेके 4 तक है। तो यहाँ पे आपने देखा था जो मेरी n की वैल्यू थी वो क्या थी, 1 से लेके 4 तक थी। देखिए 1 2 3 और 4 यही थी वैल्यू। ठीक है, तो मैं अगर इसे ऐसे लिखता हूँ तो थोड़ा जो रिप्रेजेंटेशन है जो दिख रही है वो थोड़ा बढ़िया लगता है। ठीक है, दोनों सही है लेकिन इसमें थोड़ा अच्छा लगता है। जो यहाँ पे देखिए जो मेरे पास x वेरिएबल है उसको मैंने डिफाइन किया कि x मेरे पास 3n है। ठीक है, यहाँ पे n है उसको मैंने डिफाइन किया कि जो मेरे पास n है वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को। इसका मतलब कि पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, और जो n की वैल्यू है पॉजिटिव तो बहुत बहुत ज़्यादा वैल्यूज होगी, उसमें से भी मुझे सिर्फ 1 से लेके 4 तक लेना है। ठीक है, आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो लेस देन 4, क्योंकि वो तो ऑटोमेटिकली हैगा। यहाँ पे मैंने नेचुरल नंबर लिख दिया ना तो वो तो ऑटोमेटिकली माना जाएगा कि ये 1 तक ही होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर में 0 नहीं होती, नेचुरल नंबर में माइनस नहीं होता, नेगेटिव वैल्यू नहीं होती। तो यहाँ पे सिंपल ऐसा भी लिख सकते हो n लेस देन इज इक्वल टू 4। ठीक है, लेस देन इज इक्वल टू 4 में भी 1 2 3 और 4 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे 0 और नेगेटिव वैल्यू नहीं होती है। तो अब हम इसका सेकंड देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। लेट कीजिए मैं इसे b लिख देता हूँ। दिस इज अ 2 4 8 16 एंड 32। ठीक है, अब डेटा को देखिए ध्यान से और इसके बीच रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ है 2, उसके बाद लिखा हुआ है 4, उसके बाद 8, उसके बाद 16 और उसके बाद मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है 32। अगर मैं 2 को देखूँ तो मैं इसे लिख सकता हूँ 2 पावर 1। अगर मैं 4 को लिखूँ इसमें लिखता हूँ 2 पावर 2, 4 होता है। सिमिलरली अगर मैं 8 को देखूँ तो वो मेरे पास क्या होगा, 2 पावर 3। सिमिलरली अगर मैं 16 को देखूँ तो वो मेरे पास होता है 2 पावर 4, और अगर मैं 32 को देखूँ वो मेरे पास होता है 2 पावर 5। तो सिंपल हो गया डेटा। ठीक है, यहाँ पे मैं इसकी अगर सेट बिल्डर फॉर्म लिखता हूँ तो b मेरे पास किस चीज़ की इक्वल होगा, b मेरे पास होगा एक x वेरिएबल है। अगर अब मुझे इसे डिफाइन करना है तो x क्या होगा मेरे पास 2 पावर n, क्योंकि ये 2 तो फिक्स है ना, तो उसकी सिर्फ पावर ही चेंज हो रही है। पहले 1 था, फिर 2 था, फिर 3 था, फिर 4 था और फिर 5 था। तो इट मीन्स x इज इक्वल टू 2n। और जो मेरे पास n है वो किसे बिलोंग कर रहा है, वो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है।
और जो मेरे पास n है उसकी वैल्यू कहाँ तक है, वो लेस देन इज इक्वल टू 5 तक है। तो ये मेरे पास एक सेट बिल्डर फॉर्म बन गई। ठीक है, x क्या है मेरे पास 2n है, क्योंकि 2 की पावर वेरी कर रही है, और n मेरे पास नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर में क्यों ले रहा हूँ, देखिए यहाँ पे जो पावर है वो पॉजिटिव में है, वो पॉजिटिव में पावर है इसकी, तो नेचुरल नंबर ही लेना पड़ेगा मुझे। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव में पावर होगी तो फिर मैं इंटीजर लूंगा, इंटीजर में नेगेटिव पावर होती है। तो इसके बाद का नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दो आपको आप खुद करना होगा। सी में जो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास लिखा है 5, उसके बाद मेरे पास 25, उसके बाद 1 to 5, और उसके बाद मेरे पास 6 to 5। तो इसका जो रिलेशन है वो आपको फाइंड आउट करना होगा। सिंपल रिलेशन दिख रहा है, देखिए आपको खुद अगर आप करोगे तो सिंपली आप इसे सॉल्व कर सकते हो। 5 पावर 1 लिख सकते हो यहाँ पे, इसको 5 पावर 2 लिख सकते हो, इसको 5 पावर 3 लिख सकते हो, और इससे 5 पावर आप 4 लिख सकते हो। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पे सिर्फ यही चेंज होगा, x इज इक्वल टू 5 पावर n आ जाएगा, बाकी सेम आएगा, और n की वैल्यू यहाँ पे वो मेरे पास 4 तक जा रही है। ठीक है, 4 तक जा रही है तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, बाकी सेम होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए मेरे पास 2 है, 2 का जो टेबल है वही आ रहा है, एक मतलब 2 का मल्टीपल आ रहा है। तो इट मीन्स क्या होगा कि अगर मैं यहाँ पे वेरिएबल को डिफाइन करना चाहूँ तो मेरे पास x होगा, और x वेरिएबल क्या होगा, x किसके इक्वल होगा, x इक्वल होगा 2n के इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो ये 2 का मल्टीपल ही आएगा बार बार, 2 4 6 8 10, ठीक है, 12 और 14। तो सेम जो मेरे पास n है दैट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और इस यहाँ पे बंद हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसकी कंडीशन नहीं है, वो इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, उसकी जो वैल्यू है, यहाँ पे मैंने लेस देन 5 लिखी थी, यहाँ पे लेस देन 4 लिखी थी, लेकिन यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि उन्होंने यहाँ पे डॉट्स डाली, उसका मतलब कि वैल्यूज इन्फिनिटी तक जाएगी। ठीक है, उसके बाद आगे आप देख सकते हो ये मेरे पास डेटा सीधा मुझे पता चल रहा है क्या है, 1 का स्क्वायर है, उसके बाद मेरे पास 2 का स्क्वायर है, उसके बाद मेरे पास 3 का स्क्वायर है, सिमिलरली 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ऐसा आता जाएगा। और ये अगर इसे मैं डिफाइन करना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ कि x मेरे पास एक वेरिएबल है, और x की वैल्यू किसके इक्वल है, n स्क्वायर के इक्वल है, और n क्या है मेरे पास नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। लेकिन यहाँ पे मुझे डिफाइन करना होगा क्योंकि इसकी जो लास्ट वैल्यू गिवन है, लास्ट वैल्यू मेरे पास 100 है, मुझे पता है वो 10 का स्क्वायर होती है, तो इसका मतलब कि जो मेरी n की वैल्यू हो दैट इज विल बी लेस देन इज इक्वल टू 10, n की जो वैल्यू हो दैट विल बी लेस देन इज इक्वल टू 10 होगी। ठीक है, तो सिंपल आप इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हो। आगे देखिए, इसकी रोस्टेड फॉर्म लिखनी है। रोस्टेड फॉर्म तो बिल्कुल सिंपल होती है, ठीक है, इसमें कोई भी ऐसा डिफिकल्टी नहीं आती है रोस्टेड फॉर्म लिखने में। x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। सबसे पहले तो नेचुरल नंबर आपको पता है कि पॉजिटिव होते हैं, उसके बाद ऑड नंबर उसमें से देखिए, देखो सबसे पहले मैं नेचुरल नंबर लिख लेता हूँ। नेचुरल नंबर जो मेरे पास होते हैं वो क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन। ये मेरे पास क्या होगा, जो मेरे पास नेचुरल नंबर हो गए। तो यहाँ पे उसने बोला x इज अ ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर है, इसका मतलब क्या है कि जो नेचुरल नंबर है उनमें से सिर्फ ऑड नंबर को फाइंड आउट कर लीजिए। यहाँ पे मेरे पास 1 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर 7 आ गया, फिर 9 आ गया। ठीक है, तो अगर मैं इसकी रोस्टेड फॉर्म लिखना चाहूँ तो मेरे पास क्या आएगा, 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। ठीक है, ये वैल्यू जो हम बाद में डॉट क्यों लगा रहे हैं, डॉट इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि इसकी जो लास्ट वैल्यू वो नहीं हमें पता। ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू इन्फिनिटी तक जाएगी। और इसके बाद देखिए यहाँ पे मेरे पास दिया x इज अ इंटीजर। x हमारे पास इंटीजर है, उसकी वैल्यू मेरे पास कहाँ से वेरी करती है, उसकी वैल्यू थोड़ा मुझे लगता है यहाँ पे गलत लिखा गया, -12 होगा यहाँ पे, -12 से लेके 92 के बीच। -12 से 92 के बीच जितने भी नंबर आएंगे वो उसकी फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, -12 से लेके 92 के बीच यहाँ पे जो भी नंबर होगा आप देख लीजिए, मैथ में से थोड़ी मिस प्रिंटिंग हुई है, लेकिन जितना भी नंबर आएगा, जैसे अगर मैं यहाँ पे -12 को मान लेता हूँ तो -11, उसके बाद -10, उसके बाद मेरे पास सिमिलरली कंटिन्यू वेरी करते जाएंगे, उसके बाद -8 एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन, उसके बाद मेरे पास 92। ठीक है, 92 से 1 लेस होगा तो इसमें 91। x इज एन इंटीजर, x इज एन इंटीजर एंड x की जो वैल्यू है, वैल्यू जो मेरे पास यहाँ पे दी गई है वो है x स्क्वेयर 4 से लेस देन है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे x स्क्वेयर लेस देन 4, x स्क्वेयर लेस देन 4 है। सबसे पहले तो इंटीजर लिख लेता हूँ, यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है, देखिए ध्यान से देखिए, मैं सम को दोबारा लिख लेता हूँ। x क्या है, x इज एन इंटीजर, x इज एन इंटीजर, ठीक है, और x स्क्वेयर जो मेरे पास है दैट इज अ लेस देन इज इक्वल टू 4। इंटीजर की वैल्यू लिखता हूँ, इंटीजर की वैल्यू मेरे पास क्या होगी, मैं -4 से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, इन्फिनिटी तक होगी इस साइड से, उसके बाद -3, उसके बाद -2, उसके बाद -1, उसके बाद 0, उसके बाद 1 2 3 एंड 4 एंड सो ऑन।
ठीक है। ये मेरे पास जितनी भी वैल्यूज़ आई हैं, जो मेरे पास वैल्यूज़ दी गई हैं, ये वैल्यूज़ मेरे पास इंटीजर की है। अब इंटीजर की वैल्यू को अगर हम स्क्वेयर करें तो वो किसके इक्वल और लेस देन होना चाहिए, 4 से लेस देन और इक्वल होना चाहिए। अगर मैं -4 का स्क्वायर करूँ तो वो 16 होता है, इसका मतलब कि ये नंबर नहीं आएगा। अगर -3 का स्क्वायर करूँ तो वो 9 होता है, इसका मतलब ये नंबर भी नहीं आएगा, क्योंकि -4 जो मेरे पास 4 है उससे छोटा होना चाहिए और उसके इक्वल भी हो जाना है, तो ठीक है। -2 का स्क्वायर करूँगा तो वो 4 आता है, इट मीन्स कि ये मेरे पास सेट का नंबर है। -1 का स्क्वायर कर दूंगा 1 आएगा, तो इसका मतलब ये भी सेट का नंबर है। 0 का स्क्वायर हमारे पास 0 होता है, तो ये भी सेट का नंबर है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये भी सेट का नंबर है। 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो ये भी सेट का नंबर है। 3 का स्क्वायर 9 होगा, तो इट मीन ये सेट का नंबर नहीं है। और 4 का स्क्वायर 16 होगा, ये सेट का नंबर नहीं है। तो उसके बाद की वैल्यू चेक करने की जरूरत नहीं है दोनों साइड पे। तो मेरे पास जो बीच में से नंबर आ रहे हैं वो क्या आ गए, मेरा सेट अगर मैं बनाना चाहूँ तो क्या सेट बनेगा मेरे पास, वो सेट होगा मेरे पास -2, -1, 0, 1 एंड 2। तो ये मेरे पास सेट बन जाएगा, सेट सी, ठीक है। उसके बाद बाकी आप देखिए जितने भी नंबर है आप सभी को देख सकते हैं। एक्स इज द लेटर इन दी वर्ड लॉयल, लॉयल में से आपको फाइंड आउट करना है, खुद करना है, ठीक है। लास्ट वाले 3 आपको खुद करने हैं। एक्स इज अ मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग अ 31 डेज, ठीक है। मंथ आप सेलेक्ट कर लीजिए, जिन जिन मंथ में 31 डेज नहीं है उनका सेट बना लीजिए, वही आपका आंसर होगा। एंड एक्स इज अ कॉन्सोनेंट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रोसीडिंग के से पहले सभी अल्फ़ाबेट लिख लीजिए और उनमें से वॉवल को निकाल दीजिए। जितने भी बाकी अल्फ़ाबेट बचेंगे, कॉन्सोनेंट बचेंगे, वही आपका आंसर होगा, ठीक है। के से पहले जितने भी अपने पास अल्फ़ाबेट है उनको लिख लीजिए, उनमें से वॉवल्स को निकाल दीजिए और जो बाकी बचेंगे वो आपका आंसर होगा। आगे देखते हैं, ये मेरे पास मैच करना है और देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए मैच करने से पहले मैं इनके आंसर यहाँ पर लिख लेता हूँ। देखिए एक्स इज अ प्राइम नंबर एंड द डिवीजर ऑफ अ 3। एक्स हमारे पास प्राइम नंबर है और वो 6 का डिवीजर है। सबसे पहले 6 का मल्टीपल लिख लेता हूँ। देखो 1 × 6 मेरे पास 6 होता है। उसके बाद 2 × 3 मेरे पास 6 होता है। उसके बाद नहीं होगा कोई भी, इसके बाद रिपीट ही होंगे तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए 1 मेरे पास प्राइम नंबर है, नो। 6 मेरे पास प्राइम नंबर है, नो। 2 मेरे पास प्राइम नंबर है, यस। और क्या 3 मेरे पास प्राइम नंबर है, यस। इसका मतलब कि इसका आंसर आएगा 2 एंड 3। और 2 एंड 3 कहाँ पे है, यहाँ पे सेकंड पे है। इसका इट मीन्स कि ये मेरे पास इससे मैच हो जाएगा। आगे देखिए एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। 10 से लेस देन ऑड नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर 10 तक लिखिए। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। इसमें से भी ऑड, सिर्फ ऑड नंबर लेने हैं, तो ये मेरे पास 1 आ जाएगा, उसके बाद 3 आ जाएगा, उसके बाद 5 आ जाएगा, उसके बाद 7 एंड उसके बाद 9। अगर इन नंबर को मैं देखूं तो नंबर मेरे पास लास्ट में दिए गए हैं 1 3 5 7, तो इट मीन ये बी से मैच हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड अ डिवीजर ऑफ 6। एक्स मेरे पास नेचुरल नंबर है और वो 6 से डिवीजर है। यहाँ पे नेचुरल नंबर बोला गया है, ठीक है। टोटल मेरे पास अगर मैंने डिवीजर चेक किए थे तो मेरे पास क्या आया था, 6 आया था। उसके बाद मैंने ऊपर जो आपने अभी किया था, तो इसमें से टोटल सभी नंबर आ जाएंगे, क्योंकि सभी के सभी नंबर मेरे पास नेचुरल नंबर है। तो क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा और 6 आएगा। तो इट मीन्स कि जो मेरे पास फर्स्ट दिया गया इससे मैच हो जाएगा, ठीक है। तो लास्ट जो बचा वो तो डी से ही जाएगा। आप देख भी सकते हो, इसे सॉल्व भी कर सकते हो। तो एक्सरसाइज जो 1.1 थी उसको हमने सॉल्व कर लिया। इसमें से अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो वो आप बता सकते हो। अगर आपको जो वीडियो है इसमें से कोई भी सम ऐसा है जिसमें आपको नहीं पता चला, तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम उसे सॉल्व कर लेंगे। और साथ ही साथ अगर आपको कोई रिकमेंडेशन सजेशन देनी है तो वो भी आप बोल सकते हो। एंड वन थिंग मोर कि जो वीडियो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि जितने ज़्यादा लाइक्स और इसके व्यूज़ होते हैं उससे ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने का मन करता है। तो वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।